आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, अगले आधे घंटे तक हम आपको वो खबरें दिखाएंगे जिससे आपका सीधे सरोकार है और उन खबरों पर बढ़ेंगे। और सबसे पहले आज शुरुआत कर लेते हैं शिक्षा विभाग की उस खबर से जिसके बाद से बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। अपने कारनामों से सुर्खियों में रहने वाला बिहार का शिक्षा विभाग एक और कारनामे से सुर्खियों में आ गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में संस्कृत की परीक्षा के प्रश्न पत्र में इस्लाम से जुड़े 10 सवाल पूछे गए हैं, जिस पर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बिहार के शिक्षा विभाग पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर परीक्षा का प्रश्न पत्र पोस्ट कर लिखा है कि बिहार में संस्कृत का भी इस्लामीकरण हो गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में संस्कृत की परीक्षा में इस्लाम से जुड़े 10 सवाल पूछे गए हैं, जिसको लेकर गिरिराज सिंह ने बिहार और शिक्षा विभाग पर सवाल उठाए हैं। 9वीं कक्षा के संस्कृत का ये प्रश्न पत्र है जो 26 अक्टूबर को सरकारी स्कूलों को दिया गया था और इस संस्कृत के इस सवाल में ज्यादातर सवाल इस्लाम और मुसलमानों के त्योहार से जुड़े हुए पूछे गए हैं, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि बिहार में संस्कृत का इस्लामीकरण हो गया है, क्योंकि संस्कृत के सवाल में संस्कृत और सनातन से ज्यादा इस्लाम से जुड़े सवाल पूछे गए हैं। और अब हम आपको एक एक करके वो सवाल बताते हैं जिस पर बवाल मचा हुआ है। सवाल नंबर 1 जो है वो है कि ईदगाह क्या होता है। ये सवाल संस्कृत के प्रश्न पत्र में पूछा गया है। दूसरा सवाल पूछा गया है कि रोजा किस समय खोला जाता है और क्या देखकर खोला जाता है। तीसरा सवाल अब आप देखिए, फितरा किसे कहते हैं, ये सवाल पूछा गया है। इसके साथ ही अगर आप आगे बढ़ते हैं, जो चौथा सवाल है इसमें ईद में क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं, ये सवाल इसमें पूछा गया है। 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो ईद कैसा पर्व है, इसका जवाब बच्चों को देना है, ये सवाल पूछे गए हैं। इसके साथ ही आगे बढ़िए तो अगला प्रश्न है कि ईद में क्या क्या होता है, यानी ईद कैसे मनाई जाती है, इसके बारे में ये पूछा गया है। अगला सवाल आप देखेंगे तो ईद पर्व क्या संदेश देता है, ये सवाल भी पूछा गया है, वो भी संस्कृत में। इसके साथ साथ शब्दों के अर्थ से जुड़े सवाल भी पूछे गए हैं, जिसमें ईदगाह के बारे में बताया गया है और ये सारे शब्द जो है प्रश्न पत्र में लिखे गए थे और इन शब्दों के अर्थ बताने की भी बात इसमें कही जा रही है, जो प्रश्न पूछा गया है। और इसमें मिलान करने के लिए दिया गया था, कॉलम वाइज ये प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो अब गिरिराज सिंह के इस पोस्ट के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। सत्ताधारी दलों के नेता सरकार और शिक्षा विभाग के बचाव में जुट गए हैं। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के जो नेता हैं वो गिरिराज सिंह पर आरोप लगा रहे हैं कि वे धर्म की ही राजनीति में लगे रहते हैं, बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। महोदय, आपसे जानना चाहता हूं एक बिहारी होने के नाते बिहार के लिए सिर्फ एक काम बता दीजिए जो आपने किया है मंत्री रहते हुए। अब दूसरी बात, आपने कहा संस्कृत का इस्लामीकरण हो रहा है, आप अज्ञानी हैं। भाषा किसी धर्म मजहब का नहीं होती। हमारे यहाँ जो भोजपुर का इलाका है, हिंदू हो या मुसलमान वो भोजपुरी बोलते हैं और मिथिलांचल में हिंदू हो या मुसलमान वो मैथिली बोलते हैं। भाषा सबकी होती है, भाषा का धर्म से कोई संबंध नहीं है। आपके दिमाग में नफरत है, इसलिए आपको हर चीज में हिंदू मुस्लिम दिखता है। कोई एक काम बता दीजिए, बिहार धन्य हो जाएगा। अब संस्कृत का कोई इस्लामीकरण कैसे कर सकता है? संस्कृत संस्कृत है, उर्दू उर्दू है, हिंदी हिंदी है, अंग्रेजी, ये सब विषय अलग अलग है। और ये बात अगर हर बात में इस्लामीकरण और हिंदू राष्ट्र की बात होगी तो फिर मुद्दे की बात कब होगी, काम की बात कब होगी, रोजी रोजगार की बात कब होगी, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई की बात कब होगी? तो ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है। हम लोग जनता की मुद्दे की बात करते हैं, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई, जिससे जनता की होगी भलाई। भाजपा के जितने भी नेता, खासकर गिरिराज सिंह, अपने ऊल जरूर बयान के लिए ही जाने जाते हैं। इनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कैसे सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो। इनके लिए बुनियादी मुद्दों की चर्चा तो कहीं है ही नहीं। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, कैसे द्वेष फैले, इसी में लगे रहते हैं।
और अब आप संस्कृत के इस्लामीकरण को समझिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। सरकारी स्कूलों में संस्कृत की परीक्षा के प्रश्न पत्र में इस्लाम से जुड़े सवाल पूछे गए हैं। 9वीं कक्षा के संस्कृत का प्रश्न पत्र वायरल हो गया। बीजेपी ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को सरकारी स्कूलों में ये एग्जाम लिए गए थे जिनमें ऐसे सवाल पूछे गए हैं और उसको लेकर सियासत तेज हो चुकी है। संस्कृत के सवाल में ज्यादातर इस्लाम और मुसलमानों के त्योहारों से जुड़े सवाल पूछे गए हैं और हाल के दिनों में बिहार सरकार पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगता रहा है। गिरिराज सिंह नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाते हैं। बिहार में संस्कृत का इस्लामीकरण हो गया है, ऐसा आरोप एक बार फिर से गिरिराज सिंह की तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर पलटवार भी किया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। संयोग की बात है कि बिहार में संस्कृत पर सियासत हो रही है और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समृद्ध संस्कृत की चर्चा कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी के समय में संस्कृत भाषा का विनाश करने की पूरी साजिश की गई। आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता के लोगों ने संस्कृत के साथ बैर की भावना रखी। ऐसे बहुत से लोग हैं दूसरी भाषा का सम्मान करते हैं लेकिन संस्कृत का सम्मान नहीं करते। 1000 साल के कालखंड में भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने का प्रयास हुआ। इन्हीं में से एक था संस्कृत भाषा का पूरा विनाश। हम आजाद हुए लेकिन जिन लोगों ने गुलामी की मानसिकता नहीं गई वो संस्कृत के प्रति वैर भाव पालते रहे। कहीं कोई लुप्त भाषा का कोई शिलालेख मिलने पर ऐसे लोग उसका महिमा मंडन करते हैं लेकिन हजारों वर्षों से मौजूद संस्कृत का सम्मान नहीं करते। दूसरे देश के लोग मातृभाषा जाने तो ये लोग प्रशंसा करेंगे लेकिन संस्कृत भाषा जानने को ये पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं। इस मानसिकता के लोग पिछले 1000 साल से हारते आ रहे हैं और आगे भी कामयाब नहीं होंगे। संस्कृत केवल परंपराओं की भाषा नहीं है, ये हमारी प्रगति और पहचान की भाषा भी है। बीते 9 वर्षों में हमने संस्कृत के प्रसार के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। आधुनिक संदर्भ में अष्टाध्यायी भाष्य जैसे ग्रंथ इन प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। बढ़ते हैं आगे। बिहार में शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले लगातार चर्चा में हैं। इसमें अनियमितता की शिकायतों के साथ ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या में सफल होना भी एक मुद्दा बन गया है। अब जीतन राम मांझी ने बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर बिहार में फिर से डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर दी है। अब इस पर भी सियासत तेज हो चुकी है। आप रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, यह नहीं चलना चाहिए। वोट दें बिहारी, नौकरी पाए बिहारी। बिहार में टीचर भर्ती को लेकर हो रहे गड़बड़ झाले पर मांझी ने ऐसा बयान दिया है जिस पर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम से वैसे ही नाराज बताए जाते हैं। अब जीतन राम मांझी ने अभ्यर्थियों की आवाज में आवाज मिलाते हुए बिहार में डोमिसाइल नीति फिर से लागू करने की मांग कर डाली है। मांझी का तर्क भी सुनिए। सूबे में डोमिसाइल नीति लागू होने की बात थी, अभी तक शायद उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, इसलिए सूबे में डोमिसाइल नीति कड़ाई के साथ लागू हो। मांझी के बयान पर बिहार की सियासत गर्म है। सत्ताधारी जेडीयू के नेता जहां मांझी पर पलटवार कर रहे हैं तो बीजेपी मांझी की हाँ में हाँ मिला रही है। देश एक कानून की बात करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जाके गोद में बैठने वाले आदरणीय जीतन राम मांझी जी
डोमिसाइल पॉलिसी की बात कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो इसकी मांग करिए ना कि देश का कोई भी नेता दूसरे राज्यों में जाकर के चुनाव न लड़े। एक तो सरकार नौकरी के लिए सिर्फ सियासी फ्रॉडिज्म कर रहा है। पहले से बाहर लोगों को ही नियुक्ति पत्र बांटा गया और बाहर के लोगों को बिहार में भर देने से बेरोजगारी बढ़ रही है। नौजवानों में, नौनिहालों में बेरोजगारी रात दिन बढ़ रही है। इसलिए बिहार में भी डोमिसाइल नीति होनी चाहिए। शिक्षकों की बहाली के लिए नीतीश सरकार ने करीब 1,70,000 पदों पर भर्ती निकाली थी। परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कुल 1,22,000 परीक्षा परिणाम में बतौर प्राइमरी टीचर बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के स्टूडेंट सफल हुए। इसके बाद यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि डोमिसाइल नीति खत्म करने से बिहार के स्टूडेंट को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब जब जीतन राम मांझी ने डोमिसाइल नीति के मुद्दे को लेकर आवाज उठाई है, जिस पर नए सिरे से बहस शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब आप मांझी की डोमिसाइल डिमांड समझिए। बिहार में शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले चर्चा में बने हुए हैं। गड़बड़ी की शिकायतों के बाद अभ्यर्थी भी अब आक्रोशित हो गए हैं। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए। जीतन राम मांझी भी अभ्यर्थियों के साथ आ गए हैं। बिहार में फिर से डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की गई है। मांझी का आरोप है कि बिहारी वोट देते हैं पर नौकरी बाहरी लोगों को मिलती है। टीचर भर्ती में हुई गड़बड़ी को लेकर मांझी हमलावर हैं। मांझी स्थानीय नीति को प्रभावी बनाने की वकालत करते हैं। मांझी की डिमांड का समर्थन बीजेपी भी कर रही है। सत्तारूढ़ पार्टियां मांझी पर पलटवार कर रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी जीतन राम मांझी को समर्थन मिल गया है और जीतन राम मांझी अपने बयान पर कायम है और उनके बयान पर अब बिहार में सियासी पारा एक बार फिर से गर्म हो गया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नेता विकास के मुद्दे पर कम बात कर रहे हैं। जाति और धर्म की चर्चा ज्यादा हो रही है और इसी क्रम में नेता धर्म और लोगों की आस्था को भी निशाना बनाने से नहीं चूकते। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर ने देवी दुर्गा पर विवादित बयान दिया है, जिस पर जुबानी पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी के नेता एक सुर में महागठबंधन की सरकार और लालू फैमिली पर निशाना साध रहे हैं। चुनावी साल में एक बार फिर सियासत धर्म को लेकर क्यों गर्म है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दुर्गा को देवी मानते हैं। काल्पनिक, एक काल्पनिक कहानी है। दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह का यही वो बयान है जिस पर सियासत 360 डिग्री पर घूम रही है। जिस जाति का ढाल बनाकर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं, उससे एक कदम आगे बढ़कर सीधे धार्मिक मामलों पर ही अटैक किया जा रहा है। लालू प्रसाद की पार्टी के विधायक का बयान देवी दुर्गा को लेकर दिया गया। आखिर देवी दुर्गा को क्यों काल्पनिक आरजेडी के विधायक कहते हैं, तो तर्क भी सुन लीजिएगा। करोड़ों करोड़ सेना के साथ माँ दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया। तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय माँ दुर्गा ने क्या कर रही थी? 10 हाथ का औजार कहाँ था? धर्म आस्था पर सवाल खड़े होते ही सियासी तीर की बौछार शुरू हो गई। बीजेपी के नेता नीतीश सरकार के साथ ही आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद तक पर प्रहार कर रहे हैं। अभी तो फैशन चल गया है कि हिंदुओं को गाली दो, सनातनियों को गाली। माँ भारती के संतान को ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करके जो तुष्टीकरण का खेल खेलना चाहते हैं, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी मानसिकता का बहिष्कार करना चाहिए। बहुत श्रद्धा के साथ मनाता है और देवी दुर्गा के बारे में ऐसे असभ्य कमेंट करने वाले जलील आदमी को अभी तक पार्टी से लात मार के बाहर क्यों नहीं निकाला है? क्या लालू जी की आस्थाएं बदल रही हैं? क्या वो भी माँ दुर्गा को फेथ समझते हैं? और क्या ये जो इंडिया के जो इस गठबंधन के लोग हैं, उनको अपने सामने देश के बड़ी हार दिख रही है, ताकि इस प्रकार से धार्मिक उन्माद पूरे भारतवर्ष में पैदा करना चाह रहे हैं, ये अत्यंत चिंता का है। नेताओं की जुबान तल्ख है। सियासत के तीर एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं ताकि धर्म की चाक पर फायदे वाली सियासत का आटा गूंदा जा सके।
2024 की लड़ाई से पहले धर्म और जाति की बात ही क्यों हो रही है? नेताओं के पास क्या मुद्दों की कमी है? विकास के काम का हिसाब न देकर लोगों की आस्था से खेलना कहां तक उचित है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात करते हैं अगली खबर की। भारत अब संचार क्रांति की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। दिल्ली में आयोजित 7वें मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। पीएम मोदी ने 6G के दौर में भारत को लीड करने का दावा किया, तो देश की सबसे बड़ी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जियो ने इसकी तैयारियां अभी से ही तेज कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के प्रगति मैदान का भारत मंडपम एक और भव्य आयोजन का गवाह बना। 7वें मोबाइल कांग्रेस का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, जिसमें 31 देशों के करीब 1 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस बेहद खास पल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 10-12 साल पहले सरकारें हैंग कर जाती थी। 2014 में लोगों ने आउटडेटेड फोन बदल दिया और अब तो भारत 6G क्रांति का नेतृत्व करेगा। हमारे यहां 2G के समय क्या हुआ था शायद नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगा फाइबर सेवा जियो स्पेस फाइबर लॉन्च करने की घोषणा की। न्यूज़ 18 से बातचीत में जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो का लक्ष्य देश के ऐसे इलाकों में किफायती ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा पहुंचाना है जहां नेटवर्क अब भी कमजोर है। सर, किस तरीके से मानते हैं आप चैलेंजेस क्या है टेलीकॉम इंडस्ट्री के सामने आगे? अभी तो ग्रोथ ही है टेलीकॉम इंडस्ट्री 5G को लेकर। अभी हर इंडियन को कनेक्ट करना है, हर घर को कनेक्ट करना है और ये अपना पूरा कोशिश होएगा। प्रधानमंत्री का जो विजन है गांव और ग्रामीण और सुदूरवर्ती जो इलाके हैं वहां तक इंटरनेट पहुंचे, बिल्कुल पहुंचाएंगे। हर जगह इंडिया ऐप में इंटरनेट पहुंचाएंगे और पूरी कोशिश हमारी ऐसे ही रहेगी। 7वें मोबाइल कांग्रेस के आयोजन का लक्ष्य विकास का लाभ हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचाना, सभी लोगों तक टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि केंद्र सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। उम्मीद है आने वाले समय में भारत डिजिटल क्रांति की दिशा में नई लकीर खींचेगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस